हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 75 डेज की चैलेंज सीरीज कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और अभी जो हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में आज हम लोग मॉडर्न एम्पायर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बाकी कुछ मिसलेनियस वाले भी पार्ट होंगे। ठीक है। और ये हमारा डे 14 है। इससे पहले हम लोगों ने 13 डे तक के लेक्चर किए, उसमें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी किए हैं और कुछ स्टार्टिंग के हिस्ट्री के भी क्वेश्चन किए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 4 बुक का नाम दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि कौन से बुक है जिसमें लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उसके बेटे की लव स्टोरी है। तो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं वो आपको पता होगा कौन है, पुष्यमित्र, है ना, पुष्यमित्र सुंग। ठीक है। और इनका जो सन था उसका नाम था अग्निमित्र। सो अग्निमित्र और पुष्यमित्र, और किसके बीच में लव स्टोरी है, मालविका, है ना, मालविका के बीच की लव स्टोरी है। उसको बोला गया मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के बीच में लव स्टोरी किसने लिखा है, कालिदास ने। ठीक है। तो ये जो आंसर हो जाएगी बी आंसर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक हमारी बुक है स्वप्न वासवदत्त, तो ये भाषा ने लिखा है ना, भाषा ने लिखा है। और ये जो है ये किंग राजा थे उदयन, ये कंफ्यूज थे, है ना, उदयन। इनको 2 ऑप्शन थी। एक तो अगर मान लीजिए पॉलिटिकल गेन के लिए नेवर किंग थे, जो पड़ोस के जो किंग थे उसकी बेटी थी पद्मावती। ठीक है। सो पद्मावती से शादी करें, या उनकी जो लव थी वासव दत्त से शादी करी। ठीक है, वासव दत्त। तो यही प्ले लिखा है भास ने कि इसमें कौन सी चॉइस चूज करें, ये पूरी इस पर बुक लिखी हुई है ना। लव कौन था, वासव दत्त, और नेवरिंग किंग से, इससे अगर शादी करते तो पॉलिटिकल गेम होता, इससे लव, है ना, बिलॉव्ड थी उनकी। तो ये आपको बुक हो गई। इसके बाद मेघदूत है। मेघदूत जो है इसमें कह रहा है कि मेघदूत में यक्ष यक्ष अपनी जो लवर है, विलॉव्ड जो है, उनको मैसेज भेज रहे हैं क्लाउड के थ्रू, है ना, थ्रू क्लाउड, मेघदूत में। ठीक है। कालिदास की रत्नावली, रत्नावली जो है ये जो है आपको एक संस्कृत ड्रामा है, उसमें आपको एक प्रिंसेस है रत्नावली, नाम है उसका रत्नावली, और किंग उदयन के बीच की लव स्टोरी है। ये लिखा किसने है, तो ये हर्षवर्धन ने लिखा है, हर्षवर्धन ने। तो होप आपको ये सारी समझ में आई होगी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ, जो मौर्यन की कैपिटल है ना, वो आपको पाटलिपुत्रा, तो उसकी जो आपको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो कहाँ पे मिले हैं, ये आप समझिए। बुलंदीबाग राजगीर में, कुम्हरार, राजगीर एक अलग जगह है ना, कुम्हरार और बुलंदीबाग में, कुम्हरार और जलालगढ़ में, ये आपसे बोल रहे हैं। तो कौटिल्य के जो जो हमारी जो मौर्यन, तो व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन के बारे में कहाँ कहाँ से मिलती हैं, तो आपको अगर थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि कुम्हरार की जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वहाँ से हमको मॉडर्न के बारे में पता चलता है। तो कुम्हरार तो होगा ही होगा, वन एक एक जो है आपको बुलंदी बाग है ना। तो ये दोनों जो है सो आपका आंसर होगा। सो व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ द मौर्यन पीरियड, कहाँ से आपको पता चलता है, तो एक तो आप कौटिल्य का अगर अर्थशास्त्र देखोगे तो वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है। दूसरा है, अगर आपको पता चलता है अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ से पता चलता है। इसके बाद इंडिका जो मेगास्थीज ने लिखी है वहाँ से भी इनके बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। फिर आपको 2 और भी हैं, दिव्यवदन, दिव्यवदन एंड अशोक वदन, इनसे भी पता चलता है बुक से, है ना। देन इसके बाद जो आपको महावंश है, श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स जो है, महावंश है, दीपवंश है ना, तो वहाँ से भी पता चलता है। देन फिर बुलंदीबाग और कुम्हरार की जो रिमेन्स है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, वो भी मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र से रिलेटेड। कुम्हरार तो पाटलिपुत्र में, पटना में है ही, है ना। सो आंसर हो जाएगा सी। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉइन्स स्ट्रक ड्यूरिंग 200 BC टू 300 BC इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नॉट करेक्ट। 200 से 300 BC के बीच में कौन सी कॉइन थी, कॉइन जो आई है उसके बारे में क्या सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो अब कह पहला ऑप्शन है द इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस बाईलिंगुअल एंड बाई स्क्रिप्ट लीजेंड्स ऑन देयर कॉइन। जो इंडो ग्रीक्स ने जो कॉइन इशू किए थे वो बाईलिंगुअल थे, है ना,
बाई स्क्रिप्ट थे, और लीजेंड्स ऑन द कॉइन पे लीजेंड्स के पिक्चर होते थे। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम बात करें कि जो इंडो ग्रीक की कॉइन थी वो आपको गोल्ड की भी हुआ करती थी, सिल्वर की भी होती थी, कॉपर की भी होती थी और निकल की भी होती थी। और इसमें बाईलिंगुअल में कौन कौन सी होती थी? वन इज़ द ग्रीक और वन इज़ द खरोष्ठी, है ना, खरोष्ठी। ठीक है, और जो कॉइन का एक साइड पे, है ना, वहाँ पे आपको जैसे कि कुछ रिलीजियस सिंबल दिए जाते थे, कुछ रिलीजियस सिंबल जाते थे, और कहीं कहीं कुछ कॉइन्स ऐसे होते थे जहाँ पे ग्रीक डिटीज भी रहते थे, है ना। और एक साइड पे रॉयल पोर्ट्रेट्स भी होते थे, है ना, और रिलीजियस दूसरे पे रिलीजियस सिंबल होते थे, या आपको कॉइन पे ग्रीक डिटीज भी होते थे, है ना, रिवर्स पे। ठीक है ना, तो एक तरफ तो आपको रॉयल पोर्ट्रेट और दूसरी तरफ डिटीज या रिलीजियस सिंबल होते थे। तो ये आपको थी बिल्कुल, तो ये आपकी बिल्कुल सही है ना। दूसरा क्या है कि द कुशान मिंटेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड कॉइन एज वेल एज कॉपर कॉइन ऑफ लो डिटर्मिनेशन, है ना। तो कुशान जो है सो गोल्ड और कॉपर कॉइन दोनों किए हैं, है ना। और जो कॉपर कॉइन होते थे वहाँ पे क्या होते थे कि एक साइड पे, है ना, डीटी होते थे, कोई भगवान का होता था, और दूसरी तरफ साइड पे किंग होते थे। ठीक है ना, ठीक है। और पहला गोल्ड कॉइन जो कौन कौन इशू किए थे? वीमा कदाफिसिस, इन्होंने सबसे पहला कुशान में किए थे गोल्ड इशूज। सो कुशान मिंटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन, बिल्कुल सही है। कॉपर कॉइन भी लो डिनोमिनेशन का किया था, तो भी दोनों बिल्कुल सही है, बी भी सही है। द सतवाहना इशूड कॉइन्स ऑफ सिल्वर कॉपर लीड एंड पोटीन। सतवाहन कॉइनिंग सिस्टम में इन्होंने पोटीन किया था ना। व्हाट इज पोटीन? सो पोटीन इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर, टिन और लेड की मिक्सचर होती थी, वो उसको बोलते थे पोटीन। तो बिल्कुल ये जो है सो, और पोटीन कॉइन भी इशू किए थे, और ये सबसे ज़्यादा जो इशू किए हैं वो लेड कॉइन, है ना। ठीक है, इसके बाद सतवाहन के समय में जो आपकी जो चांदी के सिक्के होते थे उसको बोलते थे करसपनाज। ठीक है, और ट्रेड के लिए यूज होता था, है ना। और इसमें जो अगर जो एनिमल मोटिव्स होती थी जिस कॉइन पे, उसको सतकर्णी या पुलुमावी बोलते थे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते थे। और जिस पे लैंग्वेज जो यूज की जाती थी वो प्राकृत लैंग्वेज होती थी। ये सारी मैंने डिटेल आपको दे दी है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो राइट। एब्सेंस ऑफ नेगमा कॉइन सजेस्ट द डिक्लाइनिंग पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स। बोला कि नेगमा कॉइन का जो एब्सेंस है वो सजेस्ट करता है कि मर्चेंट गिल्ड की ऑथोरिटी जो है सो डिक्लाइन हो गई। सो नेगमा कॉइन जो है सो क्या है? सो नेगमा कॉइन जो है सो एक तरह से तकसीला गिल्ड करेंसी हुआ करती थी, और नेगमा का मिन्सी गिल्ड होता था, है ना। और ये जो है सो तकसीला के जो मर्चेंट होते थे, तकसीला के जो मर्चेंट्स होते थे, तकसीला कहाँ पे? पाकिस्तान की रीजन है अभी, गंधार रीजन में ट्रेड करने के लिए, लोकल ट्रेड के लिए ये नेगमा कॉइन को नेगमा कॉइन का यूज करते थे। सो एब्सेंस ऑफ नेगमा कॉइन का मतलब, अब नेगमा कॉइन नहीं है इसका मतलब कि जो है सो मर्चेंट गिल्ड की ऑथोरिटी डाउन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज द आंसर। नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो दिस इज द आंसर। सो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीज़ें लिख दी थी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है कि ब्राह्मी ब्राह्मी यूज फॉर राइटिंग मेनी अशोकन इंस्क्रिप्शन सोज लोकल वेरिएशन। ब्राह्मी की जो बहुत सारे अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी से लिखा गया है ना, उसमें लोकल वेरिएशंस भी कुछ कुछ हैं। पहला तो ये है। दूसरा है कि द सिस्टम ऑफ हायरोग्लाइफिक हायरोग्लाइफिक राइटिंग वाज डेवलप्ड इन एंसेंट मेसोपोटामिया। ये हायरोग्लाइफिक क्या होता है? जहाँ पे आपको पिक्चर्स होती है ना, उसको पिक्चर के रूप में लिखना। सो चित्रलिपि लेखन कला, है ना, चित्रलिपि लेखन कला। सो सिस्टम ऑफ हायरोग्लाइफिक राइटिंग जो है सो एंसेंट मेसोपोटामिया में हुआ। दूसरा। तीसरा है द सिस्टम ऑफ क्यूनियोफॉर्म्स राइटिंग डेवलप्ड अराउंड 3rd मिलेनियम BC इन इजिप्ट। और ये जो क्यूनियोफॉर्म्स राइटिंग है वो इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। तो ये एन एंशियंट स्क्रिप्ट खरोष्ठी वाज वाइडली यूज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में खरोष्ठी को सबसे ज़्यादा यूज किया गया। चलिए इसमें गलती खोजते, सही कौन सा है, तो गलत पहले हम लोग ढूंढते हैं। तो जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है वो आपको गंधार रीजन में, है ना, गंधार रीजन में ज़्यादा यूज किया जाता है, गंधार में, है ना। तो ये जो आपको बोल रहे हैं साउदर्न पार्ट में, तो ये वाइडली नहीं, वाइडली आपको गंधार के तरफ में यूज किए जा सकते हैं। सेंट्रल एशिया में भी इसकी भी यूज होती थी, है ना। और ये आपको राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, है ना, लिखते थे।
तो ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है कि क्यूनिए फॉर्म्स जो है सो ये सबसे पुरानी राइटिंग है। तो ये जो राइटिंग है वो सबसे पुरानी है ना। और ये जो डेवलप हुआ था ये मेसोपोटामिया में हुआ था, जो अभी मॉडर्न का इराक में है। तो इजिप्ट में नहीं, मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी लैंग्वेज है। और इसके बाद जो क्यूनियोफॉर्म लैंग्वेज है उसके बाद आपको आती है हायरोग्लाइफिक्स लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये आपको इजिप्ट में हुआ। आफ्टर क्यूनिफॉर्म्स ये आपको हायरोग्लाइफिक स्टार्ट हुआ था और ये इजिप्ट में, ठीक है। सो ब्राह्मी जो है सो अशोकन इंस्क्रिप्शन में, और उसमें कुछ लोकल जो वैरायटी देखने को मिली है ना। नॉर्थ वेस्ट में और भी देखने को मिली है लैंग्वेज, जैसे अरामिक, ग्रीक, है ना, ठीक है। तो प्राकृत लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में होती थी, और उसमें ब्राह्मरी स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज, और उसमें लोकल वेरिएशन भी होती थी। तो बिल्कुल ये पहला सही है। होप आपको ये समझ में आई होगी। दिस इज द एक्सप्लानेशन। अगला है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्पायर अशोका के एडिक्ट को सबसे पहले कौन डेसिफर किया? इट्स अ जेम्स प्रिंसेप। तो इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं करते हैं, विलियम जोन्स आपको पता ही है, एशियाटिक सोसाइटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर फाइंड ए मेंशन ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन सी पॉलिटिकल सेंटर के बारे में लिखा हुआ है? इंद्रप्रस्थ, कौशंबी, सुवर्णगिरी और कंधार। तो जो वहाँ के इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा गया है कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, ठीक है, एम्पायर में। तो उसमें जो कैपिटल थी वो उसका नाम था पाटलिपुत्रा, ठीक है। और इसके बाद जो है सो प्रोविंसेस जो होते थे वो 4 थे, है ना। वन इज द तक्षशिला, देन तोशाली, उज्जैनी, और एक था सुवर्णगिरी, है ना, सुवर्णगिरी। तो ये सारी मेंशन है, ये चारों का चारों, ठीक है। और ये पाटलिपुत्रा। तो इसमें से कौन सा होगा? सो दिस इज द सुवर्णगिरी इज द आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एंशियंट इंडियन कॉइन्स इज नॉट करेक्ट? एंशियंट इंडियन कॉइन्स के बारे में कौन सा सही नहीं है? अब हम लोग कॉइन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखे थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है द इंडो ग्रीक इशूड द फर्स्ट कॉइन वेयरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर का नेम और इमेज इशू करने वाला पहला जो फर्स्ट ऐसा कॉइन इशू करने वाला जिसमें कि रूलर्स का नेम और इमेज हो, वो इंडो ग्रीक थे। तो ये बिल्कुल सही है ना। दूसरा है कि द कुशान इशू द फर्स्ट गोल्ड कॉइन, अभी हमने बात कर ली थी थोड़ी देर पहले कि कुशान ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू की थी। थर्ड है द कुशान गोल्ड कॉइन्स वेर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द कॉइन्स इशूड बाय द कंटेम्प्रेरी रोमन एम्पायर। जो अब रोमन एम्पेयर्स थे उससे वेट जो है सो कुशान गोल्ड कॉइन के डिफरेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आपको गलत है। वहाँ पे दोनों के जो जो इनकी जो कुशान की गोल्ड कॉइन थी वो एकदम उसी टाइप के थे जो उस समय कॉन्टेम्प्रेरी रोमन एम्पेयर्स के थे, है ना। 124 ग्रेन्स के दोनों थे, है ना। तो वेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी। अराउंड 8.404 ग्राम्स के होते थे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नॉट करेक्ट में ये होगा, क्योंकि डिफरेंट ज़्यादा नहीं थे, मतलब कि वो उन्हीं के देख करके उन्होंने उस तरह की गोल्ड कॉइन्स बनाई थी। दीज कुशान गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। बिल्कुल, ये जो जितनी भी हैं गोल्ड कॉइन जो है कुशान वाली, ये हमें मिली है। वो आपको कहाँ से मिली है? आपको मिली है सेंट्रल एशिया से और नॉर्थ इंडिया के भी कुछ पार्ट से, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो आंसर नहीं सही में ये होगा, बिकॉज दोनों के जो वेट होती थी वो सेम होती थी, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, कौन है? इंडो ग्रीक्स है, ऐसे थे जिसके सबसे पहले नेम और इमेज ऑफ द रूलर कॉइन पे रहते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुप्ता कॉइन के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सो गुप्ता किंग इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, और गोल्ड कॉइन को बोलते थे दिनार। तो ये बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो गुप्ता किंग जो है सो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं, और गोल्ड कॉइन को वो लोग दिनार बोलते थे। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त वन, स्कंदगुप्त एंड बुद्धगुप्त, ये सब सिल्वर कॉइन को इशू किए थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। दे इशूड सिल्वर कॉइन, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, कुमारगुप्त वन हो, प्रथम हो, स्कंदगुप्त हो, बुद्धगुप्त हो, ये सब। अगर आप इसमें देखोगे तो जो गुप्ता एम्पायर है, तो स्टार्ट किसने किया था? श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आया था, है ना, घटोत्कच, ठीक है।
इसके बाद आपको चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर विष्णुगुप्त। तो ठीक है ना, ऐसे है। सो चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त, ये लोगों ने सिल्वर कॉइन इशू किए थे। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद है कि द ऑवर्स ऑफ कॉइन्स आर कैप्ड विद द इमेजेस ऑफ द किंग एंड ऑन द रिवर्स आर कैप्ड विद द डीटी। मतलब एक साइड में किंग का इमेज होता था, एक साइड में डीटीज होते थे, ये बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो गुप्ता कॉइनेज थी जो 4 to 6 सेंचुरी के बीच में थी, वहाँ पे कुषाण का ही ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे कि एक तरफ किंग रहेंगे और एक तरफ डेटी रहेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन इशूड बाई द गुप्ता वेयर कॉपर। गुप्ता ने जो सबसे ज़्यादा इशू किया है वो कॉपर था, ठीक है। तो ये आपको गलत है। इन लार्जेस्ट नंबर जो कॉइन इशू किए हैं, है ना, देखिए यहाँ पे ये दोनों में तो कंट्राडिक्शन ही हो गया। द गुप्ता किंग इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन इशूड विद द कॉपर। दोनों में से कोई एक ही सही होगा। सो ये सही है, दिस इज नॉट राइट। तो नॉट पूछ रहा है तो डी आंसर। इसके अलावा आप अगर देख सकते हो कि श्रीगुप्त जो है सो फाउंड किए थे, इनको टाइटल मिली थी महाराज का। घटोत्कच उनके बेटे थे और उनको भी टाइटल महाराज का। गुप्ता एरा कौन स्टार्ट किया है? चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इनको टाइटल मिली थी महाराजाधिराज का, है ना। और ये लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी किए थे, है ना। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसके बाद समुद्रगुप्त का देख लीजिए, नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना, बी ए स्मिथ ने किया था। देन ईरान इंस्क्रिप्शन जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इनकी कैंपेन के बारे में लिखी हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय में नवरत्न हुआ करते थे, 9 जेम्स, है ना, इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। कुमारगुप्त जो है सो नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, इनको सक्रादित्य की उपाधि मिली थी, टाइटल। स्कंदगुप्ता वैष्णवाइट थे, कुमारगुप्त के बेटे थे, है ना। और हुना का जब आक्रमण हुआ था उनको रिपल्स किया था, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो है सो लास्ट नोन रूलर जो है सो गुप्ता डायनेस्टी की ये थे, ठीक है। तो ये 2-3 कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। कुछ चीज़ें हैं क्रोनोलॉजिकली उसको आपको अरेंज करने हैं। सो अलेक्जेंडर कब आए थे? अलेक्जेंडर जो है सो तक्षशिला की तरफ से आए थे, दैट्स मीन्स इस साइड से आए थे, है ना। तो ये इस तरह से आए थे। तो ये कब आए थे? 326 BC में अलेक्जेंडर जो है सो इन्वेडेड इंडिया। तो ये 326 BC हो गई। इसके बाद अगर बात करें कि इंडो ग्रीक रूल्स नॉर्थ वेस्ट में, तो सब जितनी भी चीज़ हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है इधर, है ना, तो इधर आए थे। तो ये जो आपको आए थे नॉर्थ वेस्ट जो आए थे वो आपको आए थे अराउंड 180 BC के आसपास में आया था, है ना। जो यूथेडेमस थे, उनके जो बेटे थे, ग्रीको बैक्टेरियन किंग यूथेडेमस थे, उनके बेटे डिमेट्रियस वन थे, है ना, वो आए थे। तो इंडो ग्रीक किंगडम की जो इस्टेब्लिशमेंट की बात है तो वो 180 BC के आसपास में है, ठीक है। इसके बाद एसेशन ऑफ कनिष्क, ये आए थे उस समय 180 BC के आसपास में, ठीक है ना। और इसके बाद आपको 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी CE तक वो नॉर्थन और नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में ये रहे हैं। मतलब आप समझिए कि 180 से लेकर के 101st सेंचुरी तक में CE तक में थे। तो एसेशन ऑफ कनिष्क, कनिष्क का एसेशन कब हुआ था? तो ये आपको ऐसा माना जाता है कि 78 में हुई थी, 78 AD में, CE में, है ना। तो उसमें हुए थे कनिष्क। इसके बाद जो एसेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जब हुआ था, जब नंदा डायनेस्टी को ये ओवरथ्रो किए थे, ठीक है ना, और मगध किंगडम पे आए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सो वो अराउंड 325 BC में, है ना, ठीक है। क्योंकि अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था वो धनानंद के समय में हुआ था, लास्ट नोन जो लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। तो धनानंद के समय में इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो उसके बाद, नंदा के बाद ही मौर्य हैं। तो ये 325 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का सेशन है, ठीक है ना। तो ये 78 CE वाला है ना। तो सबसे पहले इवेंट जो है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हुई होगी, देन फिर सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य आया है, ठीक है। तो 1 के बाद 4, और उसके बाद ये जो है सो 1st सेंचुरी तक रही थी सेकेंड वाली से, तो इसको वी कैन राइट 2। देन फिर जो 78 में हुई थी वो 3। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, है ना। तो इसमें कुछ पिलर दिए हुए हैं।
रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोका फेथ। अशोका को बुद्धिज्म पे फेथ था, ये हमें रुमिनदेई स्तंभ और निगाली सागर स्तंभ के जो हैं वहाँ से मिलती है। ठीक है, सो निगाली सागर जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अशोका ने जो कनक मुनि बुद्धा थे उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए अशोका ने ऑर्डर दिया था। तो ये बिल्कुल, तो इसका मतलब बुद्धिज्म पे उनका रिलेटेड था। और जो रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे अशोका ने, उसमें लिखा हुआ है कि अशोका जो है सो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा के जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी नेपाल, वहाँ पे अशोका ने विजिट किया था। तो ये बिल्कुल दोनों में आपको ऐसा कुछ है लिखा हुआ जिससे कि लगता है कि अशोका का बुद्धिज्म में फेथ था। इसके बाद है कि माइनर रॉक एडिक्ट 1 गिव्स एविडेंस ऑफ सडन चेंज इन अशोका फेथ इन बुद्धिज्म में अशोका का जो कन्वर्शन हुआ है वो माइनर रॉक एडिक्ट 1 से नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज रिटन हियर दैट दैट कि अशोका बुद्धिज्म की तरह धीरे धीरे हुआ, मतलब ठीक है ना, 2.5 ईयर्स पावर के बाद, 2-2.5 साल के पावर के बाद वो आपको बुद्धिज्म में हुआ है। तो सडन चेंज नहीं हुआ, इट्स अ ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज हुआ है। सो आफ्टर 2.5 ईयर्स इन पावर रहने के बाद उनका चेंज हुआ है। सो इट्स अ ग्रेजुअल, नॉट अ सडन चेंज। सो सेकेंड इज रॉन्ग एंड फर्स्ट वन इज द राइट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, कुछ टर्म है ना, और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कि वन इज द एरीपति, तनियूर और घटिका, है ना। सो अगर मान लीजिए कि घटिका के बारे में बात करें तो क्या है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच है। सो इट्स अ कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल, टेम्पल के साथ कॉलेज अटैच होते थे, है ना। तो वहाँ पे पढ़ने के न्यू सेंटर्स ऑफ लर्निंग हुआ करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। घटिका जो होते थे वो आपको, जो टेम्पल होते थे, टेम्पल के साथ साथ जो कॉलेज अटैच होते थे उसको बोलते थे घटिका। तो ये बिल्कुल सही है। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि एरीपति क्या होती थी, तो एरीपति जो होती थी, एरीपति जो एक लैंड रेवेन्यू होती थी, ठीक है ना। तो वहाँ से जैसे मान लीजिए कोई विलेज टैंक है ना। सो विलेज टैंक को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ठीक है। सो लैंड, वैसा एरीपति वैसे लैंड को बोलते थे जिस लैंड से, जैसे एक पर्टिकुलर लैंड था उससे जो रिवेन्यू आती थी, उससे आपको जो विलेज टैंक होते थे उसको मेंटेनेंस करने के लिए रखा जाता था। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तनियूर जो होते हैं वो चोला ने एक यूनिट, ये आपको चोला ने एक रिवेन्यू यूनिट बनाई थी, वो बोलते थे तनियूर। और विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, इसको बोलते थे ब्रह्मदेव, है ना, ब्रह्मदेव, ठीक है। और जो ब्राह्मण को लैंड गिफ्ट होती थी उसको बोलते थे ब्रह्मदेव। और रेवेन्यू छोटी सी यूनिट थी उसको बोलते थे, जो चोला ने स्टार्ट की थी एक छोटी सी रेवेन्यू यूनिट, ब्रह्मदेश के अंदर में एक छोटी सी यूनिट थी तनियूर, ठीक है ना। तो ब्रह्मदेव के अंदर में तनियूर हुआ करते थे, है ना, छोटा सा लैंड यूनिट। सो 1 and 3 इज द राइट एंड 2 इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज ब्रह्मदेव, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हू ऑफ द, कौन ये सब करते थे, है ना, कि जो हिस्ट्री होगी, एपिक टेल्स होगी, क्रॉनिकल्स होगी, डायनेस्टिक हिस्ट्री होगी, उसको कौन याद रखते थे, उसको क्या बोलते थे, श्रमण, परिव्राजक, अगर पिछले क्लास में हमने श्रमण और परिव्राजक पे बात किया था। देन अग्रहारिका और मगध। अब मैंने बात किया था कि श्रमण का मतलब होता है कि वो लोग जो परित्याग करते हैं, है ना, साधु की तरह रहते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह की जो एक्ट करते हैं तो उसको श्रमण बोलते हैं। और अग्रहारिका जो होते हैं, जो लैंड दी गई जाती है, लैंड गिवन इन चैरिटी, चैरिटी में जो लैंड दी जाती है उसकी जो देखभाल करते हैं उसको बोलते हैं अग्रहारिक, ठीक है। और परिव्राजक जो बोलते हैं, श्रमण हो गया। परिव्राजक जो होता है, जो चारों तरफ घूमते हैं, है ना, चारों तरफ, ठीक है ना, वन हु रोम अबाउट ऑल राउंड द प्लेसेस, हम पिछले क्लास में ही परिव्राजक पे बात किए थे, तो दैट्स अ परिव्राजक। और गुप्ता के समय में जो लोग, है ना, कुछ लोग ऐसे होते थे जो डायनेस्टिक हिस्ट्री को, क्रॉनिकल्स को
ये सबको मेमोराइज करते थे, एपिक टेल्स को, है ना, तो उसको बोलते थे सुता, सुता जो या मागध, सुता और मागध, है ना। तो ये आंसर होगा डी, ये गुप्ता के समय में। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोका मेंशन्ड अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। अशोका का स्टोन पोर्ट्रेट है और वहाँ पे लिखा हुआ है रान्यो अशोका। ये कौन सी इंस्क्रिप्शन में है? कंगनहल्ली में है, सांची में है, शाहबाजगढ़ी में है और सोहागुरा। सोहागुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आपको पता ही है ना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सोहागुरा में तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में है नहीं, है ना। कंगनहल्ली इंस्क्रिप्शन जो है ये आपको कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और यहाँ पे अशोका को रान्यो अशोका लिखा हुआ है। रान्यो मतलब राजा अशोका, किंग अशोका, है ना। सो ये बिल्कुल सही है। और वहीं पे आपको अशोका की एक आपको पोर्ट्रेट भी मिली है। सो द आंसर इज कंगनहल्ली। सांची आप लोग हम आगे भी देखेंगे। और एक आप याद रख लीजिए, साहबाजगढ़ी, है ना, शाहबाजगढ़ी। तो शाहबाजगढ़ी जो है सो यहाँ पे रॉक एडिक्स मिली है ना। और यहाँ पे 2 लार्ज रॉक बोल्डर्स से बनाया हुआ है ना, खरोष्टी स्क्रिप्ट में। तो दैट्स अ रॉक एडिक्स जो है वो शाहबाजगढ़ी में है। तो ये आपका आंसर ए हो गया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि फोर्स्ड लेबर, विथ रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड के समय विस्टी क्या होते थे, है ना। सो विस्टी क्या होते थे? तो गुप्ता एरा में विस्टी का मतलब होता था फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना। सो इट वाज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट या टैक्स, बिल्कुल गलत। इट वाज टोटली एबसेंट इन द मध्य प्रदेश, गलत। द फोर्स्ड लेबरर्स आर इंटाइट टू वीकली वेजेज, ठीक है। और द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर्स वाज सेंट टू द फोर्स्ड लेबरर। एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर का जो एल्डेस्ट सन होता था, है ना, जैसे कोई लेबर है तो उसको जो उसके एल्डेस्ट सन होंगे उसको फोर्स्ड लेबर में भेजेंगे, ठीक है ना। सो अब इसमें क्या करेंगे? सो क्या आंसर होगा इसमें? सो आंसर, ओके, सो दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये जो है हमारा इट वाज फोर्स लेबर का मतलब क्या हो गया कि इट दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ टैक्स। मतलब जैसे कि आपसे हम पैसा नहीं ले रहे हैं, आप उसके बदले में हमारा कोई काम कर दे रहे हो। सो इट वाज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए वो इनकम हो गया बिकॉज आपको पैसे नहीं देने पड़ सकते हैं। और सॉर्ट ऑफ एक तरह का टैक्स हो गया, पेड बाय द पीपल, ठीक है। तो यही एक तरह से यही आंसर हो गया। दूसरी चीज़ जो है, जो यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन में गुप्ता एम्पायर में ये एब्सेंट था। तो वहाँ पे जो मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन में जितनी भी आपको इंस्क्रिप्शन मिली है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे मोर प्रेवलेंट थे ये तब, ठीक है ना। और तो ये फोर्स लेबर को वीकली वेज मिलती थी, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्स लेबर है फिर वीकली वेज क्यों है? एल्डेस्ट सन है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। दिस इज ऑल टाइप ऑफ टैक्स की जहाँ पे आप पैसे नहीं दे करके आपको उतना काम करना पड़ता था, दैट्स अ फोर्स लेबर, ठीक है। और जो बाकी जो टैक्स ली जाती थी उसको बोलते थे शुल्क हो गया, बाली, कर बोलते थे, है ना। और फोर्स लेबर में एक विष्टी होती थी और एक याद रखिए बालूटम, अगर कभी पूछे तो आपको ये भी याद होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो फोर्स लेबर, इस टाइप की फोर्स लेबर ही होती थी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि कल्याण मंडप, बिल्डिंग कल्याण मंडप वाज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। कौन से किंगडम का ये नोटेबल फीचर था? कल्याण मंडप, है ना। सो ये विजयनगर एम्पायर की जो आपको टेम्पल होती थी, बनती थी, तो उसकी जो नोटेबल फीचर होती थी वो होते थे कल्याण मंडप, है ना। क्लियर, ठीक है ना। या यहाँ पे ये कल्याण मंडप का मतलब क्या होता है? कल्याण मंडप का मतलब होता था कि शादी के लिए, है ना, वेडिंग के लिए कुछ बनाया जाता था मंदिर के साथ साथ। सो वहाँ पे मैरिज सेरेमनी होती थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो मैरिज सेरेमनी होती थी तो टेम्पल के साथ साथ, जैसे अभी मैंने पहले घाटक घटिका पढ़ा था, है ना, उसी तरह जो कॉलेज बनती थी उसी तरह टेम्पल के साथ साथ में कल्याण मंडप बनाए जाते हैं विजयनगर किंगडम में। और वहाँ पे मैरिज सेरेमनी होती थी। सो द आंसर इज विजयनगर किंगडम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुल्ल्यावाप और द्रोणावाप ये क्या है ना। सो देखिए, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड की है ना। सो देखिए 3 चीज़ें होती थी। वन इज द कुल्ल्यावाप, ठीक है। इसके बाद द्रोणवाप और आधवाप, ठीक है, और पटाका, ठीक है। अब
ये सब होता थे, ये सब जो है सो लैंड की यूनिट होती थी बंगाल में, है ना। इसके बाद निवरत्न, निवरत्न होते थे, और भूमि, है ना, ये होते थे सेंट्रल इंडिया में, है ना। और वेस्टर्न इंडिया में भी निवरत्न ही हम लोग बोलते थे। तो ये गुप्ता पीरियड में ये भी कुल्याव्याप बाप, द्रोणवाप, ठीक है ना, और अधवाप, है ना, ये सब लैंड मेजरमेंट होते थे, है ना। ये सब कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो वाप होता है ना, वाप, ये जो जितनी बनी है आप देख रहे हैं कि वाप से बनी है, द्रोण वाप, अधवाप, है ना, कुल्य वाप। तो ये वाप जो होता था ये क्या होता था, ये होता है तो एक्ट ऑफ सोइंग, है ना, थ्रोइंग, मतलब स्कैटरिंग, जैसे उसको मेजर करनी है तो उसको स्कैटर करके या कुछ फेंक करके आप मेजर कर रहे हो, दैट्स, ठीक है ना। और अगर आप इसमें देखोगे कि मिदनापुर प्लेट है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि शुभाकृति, मिदनापुर प्लेट ऑफ शुभाकृति, उसमें लिखा हुआ है कि 40 द्रोन ऑफ लैंड, 40 द्रोन ऑफ लैंड एंड 1 द्रोन ऑफ होम स्टेड लैंड इन द विलेज ऑफ कुंभरपद्रक एक टू ए ब्राह्मण नेम्ड दाम्य स्वामी। मतलब कि मिदनापुर प्लेट ऑफ शुभकृति की जो मिदनापुर प्लेट है वहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 द्रोण लैंड और 1 द्रोण वाप ऑफ होम स्टेड लैंड कुंभरपद्रक विलेज में एक ब्राह्मण जिसका नाम दाम्य स्वामी है उसको दिया गया था। तो ये मिदनापुर प्लेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये सब जो है आपको मेजरमेंट ऑफ लैंड की यूनिट है, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज दिस इंस्क्रिप्शन, कि किसने कहा था इसमें कि हु सेवर प्रेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। किसने कहा था कि आप अपनी, इतना ज़्यादा आपको डिवोशन है अपनी जो रिलीजन है, अपनी जो सेक्ट है उसमें, और अपनी जो सेक्ट है उसको इतनी ग्लोरीफाई कर रहे हो कि दूसरा को, मतलब हो गया कि आप दूसरे को, आप ठीक से दूसरे सेक्ट को आप उतना ये नहीं मान रहे हो, सब आप बोल रहे हो कि आप ही का जो सेक्ट है, आप ही का जो रिलीजन है वो अच्छा है। तो ये किसने कहा था? और अगर ऐसा कर रहे हो तो आप अपनी सेक्ट को ही आप इंज्योर कर रहे हो, आपकी जो रिलीजन है उसी को इंज्योर कर रहे हो। तो ये किसने कहा था? अशोका ने कहा था, समुद्रगुप्त ने कहा था, या आपको हर्षवर्धन ने कहा था, या कृष्णदेव राय ने कहा था? तो अगर आपको पता होगा तो ये अशोका ने कहा है। कि अशोका ने जो टॉलरेंस वाली बात है कि अब इतना भी ज़्यादा आप अपने को सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं कर दो कि बाकी चीज़ें, बाकी लोगों का आपको दिखे ही नहीं। सो टॉलरेंस इसके 12 नंबर, अगर आप अशोका के एडिक्ट्स देखोगे, मेजर रॉक एडिक्ट्स में 12 नंबर में, तो उसमें उसने बात किया है अबाउट द टॉलरेंस, है ना, टॉलरेंस अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट, है ना। 12 नंबर पे जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उसमें इन्होंने लिखा है। तो ये आप ध्यान ध्यान दे सकते हो। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको अशोका का है, ठीक है ना, टॉलरेंस। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आपको पूरी मेजर पिलर एडिक्ट्स और मेजर रॉक एडिक्ट्स आपको याद होनी चाहिए। इट्स अ टॉलरेंस अमॉन्ग रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजियस थिंग्स। 7 में भी लिखा हुआ है टॉलरेंस टुवर्ड ऑल रिलीजियस रिलीजन्स एंड सेक्ट। तो 7 में भी लिखा हुआ है और 12 में भी लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम। संगम किंगडम के बारे में कौन सी हमारी जो रॉक एडिक्ट्स है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो कितने मेजर रॉक एडिक्ट्स थे? टोटल जो 14 हैं, उसमें कौन से में लिखा हुआ है कि अबाउट द संगम किंगडम? तो संगम किंगडम, चोला, चेरा, पांड्या, इसके बारे में कहीं पे लिखा हुआ है क्या? तो ये आपको सेकेंड रॉक एडिक्ट जो है वहाँ पे लिखा हुआ है चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, चेरा, चोला, चेरा, पांड्या के बारे में लिखा हुआ है। तो एक दूसरा हो गया, और एक 13 में लिखा हुआ है आपको चोला, चेरा, पांड्या के बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो 2 और 3 में संगम किंगडम, चोला, चेरा, पांड्या के बारे में लिखा हुआ है। यू कैन सी दैट 2 में मेंशन ऑफ चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, चेरा किंगडम ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया। और 13 में आप लिख सकते हो, 13 में आप देख सकते हो ये आपको मेंशन पांड्या, चोला, एटीसी, है ना। तो ये आपको दोनों में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ, गुप्ता का डिक्लाइन होता है, हर्षवर्धन राइज करते हैं,
उस बीच में, है ना, नॉर्दर्न इंडिया में कौन पावर को होल्ड करता है, नॉर्दर्न इंडिया में पावर को कौन होल्ड करता है? गुप्ता ऑफ मगध, मतलब जो लेटर गुप्ता वाले थे, द परमार ऑफ मालवा, मालवा में परमार, द पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, द मौखरी ऑफ कन्नौज, द यादव ऑफ देवगिरी, द मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। आप इसमें दो तीन चीज़ें याद रखें कि पहली तो आपको याद रखना है कि लेटर गुप्ता की बात कर रहे हैं। लेटर गुप्ता मतलब जो गुप्ता डिक्लाइन, गुप्ता पीरियड जो डिक्लाइन हो गया उसके बाद से, और हर्षवर्धन जब राइज किया, मतलब ही टॉकिंग अबाउट अराउंड 550 AD की बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन के राइज और इसके बीच में। और इसमें पूछा है कि नॉर्दर्न इंडिया में, तो जो साउदर्न इंडिया का होगा तो उसका तो हम ऐसे ही हटा देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा होगा, तो गुप्ता ऑफ मगध मतलब जो लेटर गुप्ता जो पाटलिपुत्रा में थे, लेटर गुप्ता जो थे, है ना, गुप्ता के बाद भी जैसे कि मान लीजिए कि गुप्ता का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, बट कोई तो राजा होगा ना, कुछ भी पीरियड, मतलब कि आपकी जो एरिया है वो घट जाएगी, बट एरिया तो थी। सो लेटर गुप्ता वाले गुप्ता, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो कह रहा है कि इसमें कि परमार डायनेस्टी, ये परमार डायनेस्टी आज की वो 550 के अराउंड की हम बात कर रहे हैं। सो 550 में, क्योंकि 600 के बाद जो है सो आपको हर्षा का उदय हुआ था, हर्षा का जो है सो, तो परमार ऑफ मालवा जो है ये आपको 14 सेंचुरी AD का है ना, वेस्ट सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ से 14, नाइन्थ से 14 सेंचुरी के बीच में। तो ये तो बहुत दूर, बहुत आगे की बात हो गई, तो हमसे तो 500 से 600 के बीच में ही बात कर रहा है, तो परमार ऑफ मालवा तो गया। इसके बाद द पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, ये बिल्कुल था, है ना, पुष्यभूति थानेश्वर के थे। देन मौखरी ऑफ कन्नौज भी थे, मौखरी ऑफ कन्नौज भी थे, और मैत्रिका और वल्लभी भी थे। बाकी जो यादव ऑफ देवगिरी थे वो 12th से 14th सेंचुरी में आपको थे। तो आपको याद रखनी है कौन कौन थे लेटर गुप्ता वाले, तो गुप्ता, लेटर गुप्ता में गुप्ता मगध छोटा सा राज्य बच गया था। इसके बाद एक पुष्यभूति स्थानीश्वर का, इसके बाद मौखरी कन्नाज का, इसके बाद मैत्रिका वल्लभी का, उस समय चालुक्य बादामी का था, साउथ में अगर आप जाओगे तो चालुक्य बादामी का, पल्लवा कांचीपुरम का, ये सब भी थे, है ना। तो ये तो थे ही, तो बाकी बट आपको जो याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 एंड 6। यू कैन सी द डायग्राम हियर कि यहाँ पे जब लेटर गुप्ता पीरियड थी 550 AD के आसपास में, तो यहाँ पे लेटर गुप्ता का थोड़ा सा, जब गुप्ता डिक्लाइन पे था तो इसकी एरिया थोड़ी कम हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे आपको मौखरी में थे, मौखरी थी, इसके बाद मैत्रिका वल्लभी ये था, इसके बाद आपको पुष्पित स्थानेश्वर, है ना, ये थे, देन वर्मन यहाँ पे थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि मिताक्षर और दयाभाग, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज मिताक्षर और व्हाट इज दयाभाग, ठीक है ना। अब मिताक्षर जो है ये हिंदू लॉ की लैंग्वेज है ना, मिताक्षर, है ना। और ये आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल असम छोड़ के हर जगह इसकी प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। और दयाभाग जो है सो वो जो प्रैक्टिस होती थी वो असम और वेस्ट बंगाल में होते थे, ठीक है ना। सो दे बोथ जो थे, दोनों जो थे, है ना, मिताक्षर वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयाभाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट, है ना। दोनों में आपको अपर और लोअर कास्ट के बीच में बात था, तो कोई ऐसा कुछ सेपरेट नहीं था, सिर्फ मिताक्षर में था कि वो असम और बंगाल छोड़ के हर जगह होती थी, है ना, यूज प्रैक्टिस्ड। और दयाभाग जो होते थे वो आपको मेनली असम और वेस्ट बंगाल में होते थे, और दोनों जो है सो अपर और लोअर कास्ट पे ही बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है सो दे आर टॉकिंग अबाउट द मेल एंड फीमेल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या है। इन द मिताक्षर सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, फादर के लाइफ टाइम में सन जो है सो प्रॉपर्टी के राइट को क्लेम कर सकता है। वेयर इज इन दयाभाग सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट कैन बी सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी। देखो मिताक्षर में क्या है कि अगर मान लीजिए कि सन मतलब कि फादर अगर जिंदा है ना, तो उसी समय में आप जो है सो प्रॉपर्टी को, जो उनके सक्सेसर्स होंगे वो प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, इनहेरिटेट कर सकते हैं। बट दया भाग में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि फादर की डेथ हो जाएगी तभी उसकी सक्सेसर को प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना। तो ये है, बट दोनों है प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। ये है कि द मिताक्षर सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली। मिताक्षर जो है सिर्फ मेल मेंबर फैमिली के लिए है। वेयर एज दयाभाग सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ अ फैमिली। ये मेल के लिए सिर्फ है और ये दोनों
मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, पूरी तरह से नहीं हटाई गई है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है ना, वीमेन को थोड़ा सा कम मिला हुआ है ना, बट ये दोनों के मेल और फीमेल प्रॉपर्टी राइट्स की थोड़ा कम ज़्यादा है ना, लेस राइट मिला हुआ है प्रॉपर्टी में, बट दोनों को सेम है ना, ठीक है ना। विमेन को मोर राइट मिला है मिताक्षर में, है ना, और लेस राइट मिली है दया भाग में, ठीक है। दया भाग में ठीक है ना, दया भाग में विमेन को ज़्यादा राइट मिली है, मिताक्षर में विमेन को कम राइट मिली है, ये मैंने बोला है ना। सो वनली मेल और फीमेल की बात नहीं है ना, कम ज़्यादा राइट की बात है, तो गलत हो गई। तो 2 ओनली इज द आंसर, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो अफगानिस्तान में मिले हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, ग्रीक अरामिक। थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि जो हमारे अफगानिस्तान के साइड में जो हमारी मिली है ना, वो आपको अरामिक और ग्रीक स्क्रिप्ट मिली है ना, ठीक है। और पाकिस्तान रीजन में, अफगानिस्तान में ग्रीक अरामिक में, और पाकिस्तान रीजन में अगर बात करेंगे, अगर आप कल से क्वेश्चन पूछते पाकिस्तान तो आप लिखेंगे खरोष्ठी रूप, और बाकी जगह पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट। क्लियर? दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि फिर से पूछ रहा है कि कंगनहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट से के बारे में है कि कुछ पूछ रहा है कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर, भीमा रिवर के बैंक पे है। ये बिल्कुल सही है। कंगनहल्ली हमने अभी बात किया था कि आपको वहाँ पे एक महास्तूप बनाई गई है, वो कर्नाटक में है, ये हमने बात किया, और भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक ऑफ द भीमा रिवर पे है। तो ये हमने बात कर लिया था कि बैंक ऑफ भीमा रिवर पे सिचुएटेड है। दूसरा है कि द रिमेन्स ऑफ द कंगनहल्ली स्तूपा कैन बी डेटेड बिटवीन 1st to 3rd सेंचुरी के बीच में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इम्पेरर अशोका इमेज वाज फाउंड एट, और इस साइट पर अशोक की इमेज मिली है, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे एक स्तूपा है कंगनहल्ली पे, है ना, और यहाँ पे अशोका के साथ साथ सातवाहन रूलर सिमुक और पुलमावी का भी आपको पोर्ट्रेट है ना। सो 1 2 and 3 ऑल राइट, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, कुछ आपको साइट्स दी हुई हैं और उसकी लोकेशंस दी हुई है। तो जैसे ये धौली है, तो ये आपको पता होगा कि उड़ीसा में धौली रॉक एडिक्ट है ना, तो ये आप याद रख सकते हो, रॉक से मतलब हाथी का निकलते हुए आप देख सकते हो, है ना। देन एरागुडी है, एरागुडी जो है सो वो आपको, एरागुडी जो है रॉक एडिक्ट है यहाँ पे, एरागुडी रॉक एडिक्ट, ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये आपको जौगढ़ जो है, जौगढ़ और कालसी, कालसी तो आपको पता होगा कि कालसी जो है सो उत्तराखंड में है ना, यमुना रिवर के बैंक पे है ना, और ये जो है सो उत्तराखंड में है, तो कर्नाटक गया, और जौगड़ा जो है ये आपको, ये भी जो है सो उड़ीसा में ही है। सो 2 वैसी पेयर है जो कि आपको करेक्टली मैच है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि द पेंटेड इलिस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोकन पिलर एट टोपरा, कहाँ पे, कौन सी बुक है ऐसी, कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना, कि चित्र बना के दिखा हुआ है कि अशोकन पिलर एट टोपरा को मूव करने की बात है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। देखिए अभी आप जा रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे दिल्ली टोपरा पिलर आपको मिल रहा होगा अशोका का, है ना, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो अशोका ने बोला है वो सब उसमें मोरल एडिक्ट से इंस्क्राइब किया हुआ है। तो ये आपको पहले हरियाणा में हुआ करता था, ठीक है ना, तो हरियाणा में होता था, टोपरा कलान एक जगह है ना, टोपरा कलान एक जगह है, वहाँ से हरियाणा में जगह है, वहाँ से दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के ऑर्डर पे, है ना, समझ में आएगा, शिफ्ट किया गया था। फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के थे, उनके आदेश पे इसको जो है सो शिफ्ट किया गया था टोपरा से। तो अब ये जो है सो इसमें कौन सी बुक में इसका चित्रित वर्णन है, ठीक है। तो पहला है तारीख़ फिरोज शाही। सो तारीख़ फिरोज शाही के बारे में अगर आपको बताएं तो ये बुक लिखी है जियाउद्दीन बरानी ने लिखा है ना। ये यहाँ पे जो आपको सल्तनत पीरियड में जो चीज़ें घटना होती थी उसके बारे में हिस्ट्री लिखा है, तो तारीख़ फिरोज शाही। इसके बाद है तारीख़ शाही। तो तारीख़ शाही जो है ये आपको अफ़गान सल्तनत है ना, तो अफ़गान सल्तनत के जो दिल्ली और बंगाल के अफ़गान सल्तनत थे उसके बारे में उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। सिराती फिरोज शाही जो है, सिराती फिरोज शाही पर्शियन में लिखा हुआ है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक की जीवनी है, फिरोज शाह तुगलक की जीवनी है ना, पर्शियन में बायोग्राफी है। वहाँ पे ये चीज़ें आपको लिखी हुई है कि फिरोज शाह तुगलक के ऑर्डर पे टोपरा से दिल्ली में
शिफ्ट किया गया था दिल्ली टोपरा पिलर को। अकबरनामा के बारे में थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि एक बुक हुआ करती थी आईने अकबरी। तो जो आईने अकबरी होती थी, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था अबुल फजल ने, ठीक है। और अबुल फजल ने इसको पर्सियन में लिखा था। इसमें जो अकबर के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब अकबरनामा जो है, अकबरनामा जो है सो 3 बुक हुई थी। अकबरनामा 3 बुक में डिवाइड की गई थी। उसमें फर्स्ट बुक में अकबर के एंसेस्टर पूर्वज के बारे में था, अकबर के एंसेस्टर के बारे में था। दूसरे में जो अकबर के रीजन में, अकबर के समय में जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में था अकबर रीजन में। और तीसरा जो था वो था आईने अकबरी। समझ में आ गया? तो अकबरनामा जो था वो जो है सो उसके 3 थे, उसमें एक आईने अकबरी भी हुआ करती थी, ठीक है। और अकबरनामा को अर्ली 20वीं सेंचुरी में एक अंग्रेज थे, हेनरी वेवरेज, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपको, इतनी इन्फॉर्मेशन से काम चल जाएगी, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ धम्मा किंग अशोका? क्या चीज़ें वो नहीं बोलते थे? किंग को आदर दो, टॉलरेंस ऑफ रिलीजियस अदर देन, मैंने कह दिया कि रॉक एडिक्ट्स में 2 and 13 में लिखी हुई है टॉलरेंस ऑफ रिलीजन्स अदर देन वंस, आपकी जो रिलीजन्स है उसके और बाकी उसके अलावा जिसकी भी जो रिलीजन्स हैं उसको टॉलरेंस। ब्राह्मण को रिस्पेक्ट करने की बात थी। वेलफेयर, प्रमोटिंग हिज वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना, तो ये तो बिल्कुल थी। राजा को मतलब कि उसका धर्म जो है सो एक वे ऑफ लाइफ था, तो उसमें मतलब कि आप ये तो कहेगा नहीं कि हमको जो है सो राजा का सम्मान करना, तो दिस इज़ नॉट इन धम्मा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें ये तीनों के तीनों धम्म में था, है ना, कि जियो और जीने दो वाली चीज़ें थी अशोका की। तो धम्मा इज़ नथिंग बट द वे ऑफ लाइफ, है ना, एक कोड ऑफ बिहेवियर कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए एल्डर के साथ, स्लेव के साथ, सर्वेंट के साथ, ब्राह्मण के साथ, एनिमल के साथ, है ना। नॉन वायलेंस करना चाहिए, वेलफेयर मेजर पे ज़्यादा फोकस किया था, है ना, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है द चाइनीज ट्रैवल वेन सैंग, जिसको युआन चौंग भी बोलते हैं, हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। जब वो आए थे तो उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी थी। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उन्होंने क्या लिखा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो पहला है कि द रोड्स एंड रिवर राउट्स वेर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, रॉबरी होती ही नहीं थी, ये उन्होंने लिखा है, रॉबरी नहीं होती थी। तो ये जो आपको आए थे ह्वेनसेंग, ये किसके समय में आए थे? पहले चीज़ याद रखें, ये हर्षवर्धन की समय में आए थे, है ना। और जब ये चाइना रिटर्न करते हैं, मतलब 10-15 साल तक इंडिया में रहने के बाद जब चाइना रिटर्न करते हैं तो एक बुक लिखते हैं CU की, है ना, मतलब CU का मतलब रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, है ना। वहाँ पे लिखते हैं कि इंडिया में जो हाउस होती थी वो वुड से बनी होती थी, ब्रिक्स से बनी होती, और डंग गोबर से भी बनी होती थी। स्ट्रीट जो होती थी जो सिटी की, है ना, वो सर्कुलर होती थी और गंदी थी, है ना। इसके बाद इन्होंने वहाँ पे प्रयाग और कन्नौज के बारे में भी लिखा है ना, जहाँ पे उन्होंने असेंबली देखी है ना। इसके बाद इन्होंने लिखा था कि जो वल्लभी और नालंदा जो है सो बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं, बट इन्होंने ये भी लिखा है कि क्रिमिनल लॉ तो बहुत सीवियर थे वहाँ पे, है ना, कि इम्प्रिजनमेंट मिलती थी, है ना। और बट फिर भी उनको ही बोला कि रोड जो है सो सेफ़ नहीं थे, और उनको जो है सो मोर देन वंस रॉबरी उनके साथ हो गई थी। तो इम्यून फ्रॉम रॉबरी थी ऐसा उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने बोला खुद मेरे साथ ही रॉबरी हो गई थी, डिस्पाइट कि मतलब क्रिमिनल लॉ सीवियर था फिर भी। बिल्कुल, तो ये हो गया। एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज, ordeals by fire, water and poison were the instrument of for determining the innocence or guilt of a person, ठीक है। दंड जो होते थे उसमें अग्नि का परीक्षा, जल या विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तो क्या ऐसा कुछ बोला था उन्होंने? तो अब इसमें देखिए, इसमें जो है आपको इसमें सत्य परीक्षा जो है सो ये बिल्कुल सही है ना। ये उन्होंने ये बोला है कि ट्रायल बाय ऑर्डियल्स वाज इन वॉग, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ये सही है ना, सेकंड वाला। थर्ड जो है द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, नाकों पे मतलब कि
टोल टैक्स समझो ना एक तरह से, तो ये बिल्कुल सही है कि ट्रेड्समैन हैड टू पे लाइट ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, ये भी बिल्कुल सही है। पीपल डिड, उन्होंने कहा था पीपल डिड नॉट इंक्लूड मीट इन देयर डाइट, सोसाइटी जो है सो कास्ट पे बेस्ड थे, डिवाइडेड बेस्ड ऑन केस्ट, वेमेन को रिस्पेक्ट मिलती थी जनरल में, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। सो 2 and 3 इज़ द राइट एंड 1 इज़ द रॉन्ग, क्योंकि उनकी खुद की रॉबरी हो गई थी, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मौर्यन पीरियड। और कुछ कुछ हम लोगों ने एक क्वेश्चन ह्यूएन पे भी देखा है और भी गुप्ता पीरियड पे भी क्वेश्चन देखा है। बाकी जितने भी आपको एंसेंट हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे वो सारी क्वेश्चंस। और जो नेक्स्ट वीडियो से भी बची रह जाएगी उसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, है ना। आर्ट एंड कल्चर में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द करेंट अफेयर्स ऑफ डे 14। सो करेंट अफेयर्स, अभी हम लोग जो इसमें करेंट अफेयर्स कर रहे हैं वो हिस्ट्री के करेंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में एक न्यूज़ में था लावनी। लावनी एक लोक कला है, ये कहाँ की है? सो लावनी जो है सो एक फोक सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस है। ये आपको कहाँ की है? महाराष्ट्र की है ना। और लावनी जो है ये मेड फ्रॉम द वर्ड लावण्य। लावण्य क्या बोलते हैं? ब्यूटी, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। और इसमें घुंघरू पहन करके, मेकअप करके, है ना, ब्राइट कलर की साड़ी पहन करके, है ना। और ये ढोलक बीट्स पे परफॉर्म करते हैं, है ना, लाइव ऑडियंस के सामने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको पेशवा एरा से 18th सेंचुरी से ये चलता जा रहा है, तो इसके बारे में है, ठीक है ना। किंग के सामने में, ठीक है, ये परफॉर्म की जाती है जो महाराष्ट्र। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से कौन से साइट जो है सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साइट्स हैं? सो अगर आपको पता होगा तो इसमें बहुत ही आसान है। राखी गढ़ी जो हरियाणा में है वो आपको इंडस वैली के साइट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। देन आपको अगर हम बात करें कि दायमाबाद, दायमाबाद भी जो है सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है ना। तो दायमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। दायमाबाद जो है सो आपको महाराष्ट्र में है। सुरकेटगढ़ जो है सुटकेगांव डोर जो है वो आपको पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। सो दिस इज इन पाकिस्तान। और इसमें सबसे ज़्यादा जैसे कि मांडा का याद रखिए, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें सारी की सारी साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है द लायन इज arguably the most widely recognized animal symbol in human culture and it has been used in। लायन कहाँ कहाँ यूज किया गया है वो आपसे पूछ रहा है कि अशोक पिलर सारनाथ में लायन का यूज क्या है क्या? तो बिल्कुल है, एम्बेलम ऑफ इंडिया है वहाँ पे, तो आपको इसमें लायन का है ही, है ना। 4 लायंस हैं, तो ये अशोका पिलर इन सारनाथ में तो लायन है ही। स्टेट एम्बेलम ऑफ इंडिया में भी है आपको, ठीक है ना। तो सारनाथ में जो अशोक पिलर है वहाँ पे भी है। इसके बाद यहाँ पे भी है। मेन इंटरेस्ट टू बकिंघम पैलेस जो है, बकिंघम पैलेस है ना, वहाँ पे भी जो है सो आपको लायन का सिंबल है, ठीक है ना। क्लियर? सो ये तीनों जगह पे आपको लायन है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक सुर सिंगार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में पूछ रहा है कि सुर सिंगाम इज अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू सरोद की जैसा होता है। तो ये बिल्कुल सही है ना। लेकिन जो सरोद की तरह है बट ये थोड़ा पुराना हो गया है, जिसमें डीपर नोट्स निकलती है। तो सुर सिंगार भी जो है सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लगभग सरोद की जैसा है, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया। द इंस्ट्रूमेंट इज मेनली मेड ऑफ लेदर। और इंस्ट्रूमेंट जो है सो लेदर से बनी हुई नहीं, ये आपको हॉलो वुडन हैंडल से बनी होती है, मतलब वुड से बनी होती है, आप याद रखें, वुड से बनी होती है ना। तो लेदर से नहीं हो गया तो दूसरा तो गलत हो गया। सो दिस इज द आंसर बी। द सूरी सिंगार यूजुअली एकम्पनी ध्रुपद द जेनर ऑफ हिंदुस्तानी वोकल लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल सही है आपको, है ना, ध्रुपद को, ठीक है ना। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आप देख लेंगे। इसके बाद करकट्टम जो है इज एंसेंट फोक डांस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? सो करकट्टम जो है ये एंसेंट फोक डांस है, ये आपको तमिलनाडु की है ना। यहाँ पे कलरफुल साड़ी पहन करके, है ना, विथ अ पॉट, है ना, पॉट जिसको बोलते हैं कड़क्कम, है ना।
हेड पे रख करके और वहाँ पे डांस करते हैं। तो ठीक है, यही हो गया आपका, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर करंट अफेयर्स पोर्सन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सी सेट। हम लोगों ने सी सेट में इससे पहले नंबर सिस्टम के 13 लेक्चर किए हैं, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रैंकिंग, सीक्वेंसिंग और अरेंजमेंट। इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपको स्टेटमेंट दी होती है तो उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करनी है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपको क्या है? ओके, सो ए इज टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन सी, ई इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ई सबसे टॉलेस्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कि दे आर मेड टू सीट इन द एबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, हाइट के अनुसार से तो सबसे मिड पोजीशन पे कौन आएगा। तो इसका मतलब आपको क्रोनोलॉजी सजानी है कि कौन कैसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग, चलिए। तो बोल रहा है कि ए इज टॉलर देन सी, तो ए बड़ा है सी से। ठीक है, इतना तो याद रखें कि ए इज टॉलर देन सी, और ए इज टॉलर देन बी, सॉरी, ए इज टॉलर देन बी, और सी इज टॉलर देन ए से भी बड़ा है। तो मतलब सबसे, अगर इसमें बात करें तो कैन आई राइट सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। मतलब क्या कह रहा है कि ए जो है बी से लंबा है ना। तो ए ग्रेटर देन, ए इज टॉलर देन बी, और सी इज टॉलर देन ए, तो सी ए से भी बड़ा है। मतलब बी से बड़ा ए है और ए से बड़ा सी है, तो सी ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब है कि डी इज टॉलर देन, डी सी से भी बड़ा है, तो कैन आई राइट डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन, मतलब डी सी से भी बड़ा है। तो ए बी सी से तो बड़ा था ही, डी जो है सो सी से भी बड़ा है, तो डी हो गया। और इसमें बोलता है कि ई इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ई सबसे बड़ा है, तो ई सबसे बड़ा हो गया। तो अगर इस सीरीज में बात करें तो मिडिल पे कौन आता है? सी। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसमें आपको आंसर्स बनाने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं कि क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और एक लड़का है जिसका 20वां स्थान है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट जो है 45 है। ठीक है, और एक लड़का का बॉयज रैंक 20वां स्थान है। ठीक है, व्हेन टू बॉयज ज्वाइंट हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाई 1। जब दो बॉय ज्वाइन कर जाता है मतलब कि टोटल अब बच्चे हो जाते हैं 47। ठीक है, तो इसका रैंक एक ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या है कि तो व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, एंड से कितना होगा। सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कि स्टार्टिंग से क्या होगा। अब मान लेते हैं, अब आप इसमें समझिए। ठीक है, हम इसमें बात कर लेते हैं कि 45 है। नाउ अगर इसमें हम बात करते हैं कि 45 रैंक है, 45 लोग हैं, और एक तरफ से इसका 20 है, तो हम वन एंड से हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर स्टार्टिंग से ही है तो अदर एंड से क्या हो जाएगी, अदर एंड से इसका क्या हो जाएगा, टोटल बच्चे कितनी हैं 45। तो 45 आप समझिए 1 से लेकर के 45 है, तो यहाँ से ये 20वां पोजीशन, तो इधर से कितना नंबर होगा वो बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 45 माइनस 20, तो ये वाले 20 घटा दिए, है ना। ठीक है, तो 45 माइनस 20, और प्लस चूँकि ये 20वां पोजीशन है ना, तो इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो एक ऐड कर देते हैं। सो ये जो होंगी पोजीशन वो कितनी हो जाएगी, 46 माइनस 20 विच इज़ 26। मतलब दूसरे एंड से, जिस एंड से 20वां है दूसरे एंड से 26 हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर इधर से 20 है इधर 26, तो 46 हो गया। बिल्कुल, क्योंकि 1 to 45 में आपको 45 स्टूडेंट्स हो गए हैं, लेकिन ये जो नंबर होगा इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, दो बार काउंट होगा। तो इधर से 20वां इधर से 26वां, पर्सन तो सेम ही होगा, इसीलिए हमने एक यहाँ पे ऐड किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हम एक ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, समझ में आ गया? कि इधर से 20वां काउंट करें, मान लीजिए यहाँ पर रमेश है, तो रमेश इधर से 20वां भी है और इधर से 26वां भी है। अगर आप 25वां करोगे तब तो ये आ जाएगा ना, तब तो ये 21वां पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 26 हो गया। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट, तो ये तो निकल गया कि भैया एक तरफ से इसका 20वां रैंक है। अब ये कह रहा है कि दो लोग बढ़ गए हैं, दो लोग बढ़ गए हैं, तो दो लोग बढ़ गए हैं तो 46 47। नाउ ही इज सेइंग कि दो लोग बढ़ने के बाद जो एंड से, तो एंड से पहले कितनी रैंक थी, 26 रैंक थी, नीचे से 26 था। अब बोल रहा है कि जब वो दो बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उसकी रैंक जो है एक घट जाती है। तो अगर दो रैंक घटती है ना, तो इसका जो है सो 28वां आ जाता है ना, नीचे से 28वां।
बट एक रैंक घटा है तो कितना हो जाएगा 26, तो 27वां पोजीशन होगी। क्योंकि एक रैंक घटा है तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे आ गया है क्योंकि 47 हो गया, तो ये हो जाएगा 27th पोजीशन। समझो इस बात को, ठीक है ना। तो 26 था बट एक रैंक अब घट गया तो अब 27th हो गया, और बिकॉज एंड से पूछा है इसलिए हम लोगों ने यहाँ किया है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ से पूछता कि ठीक है ना अपर से, तो 21 कर देते हम लोग, है ना। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। इन अ रो ए इज द 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 11वां पोजिशन जो है सो ए का है, ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज द राइट। तो ए का लेफ्ट से मान लीजिए लेफ्ट एंड ये है, ठीक है, और ये राइट एंड है, तो ए यहाँ पे है, सो बी इज इन द 10th पोजिशन फ्रॉम राइट, और बी जो है सो 10th पोजिशन है, सो बी ये 10th नंबर पे है, ये 11th नंबर पे है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 1 से स्टार्ट हुआ होगा। अब कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी इंटरचेंजेस, मतलब कि बी यहाँ आ जाता है और ए यहाँ चला जाता है, अगर ऐसा होता है देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट, तो ये हो जाता है ये 18th, मतलब यहाँ पे 18 1 से स्टार्ट करने पे फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो अदर देन ए एंड बी, ए एंड बी के अलावा कितने लोग इसमें है ये पूछ रहा है, बस इतना बोला है। मान लीजिए सिंपल सा कि अगर इसको चेंज करते हैं, है ना, ए और बी का जगह, तो ए 18वां है, इसका मतलब ये भी 18वां है, यही तो दूरी है ना। तो इसका मतलब स्टार्टिंग से ही बी जो है सो 18वें पे था, बी जो है सो 18वें पे था, ठीक है। सो 18, और आपको ये जो है सो इधर कितने लोग थे, तो ये 18, यहाँ से यहाँ तक 18 लोग हैं, और ये चूँकि यहाँ से 10वां नंबर पे बी था शुरू में, तो 9 लोग इधर और होंगे, तो टोटल कितने लोग होंगे, 27 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 27 लोग हो गए। तो अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि टोटल रो में तो 27 लोग हो गए, अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी, ए और बी के अलावा कितने लोग हैं, ए और बी। तो 27 लोग में एक ए हो गया, एक बी हो गया, तो 2 घटा दो, टोटल 25 लोग होंगे, इसके अलावा 25 लोग होंगे, तो आंसर हो जाएंगे 25। आपको समझ में नहीं आया, देखिए मान लीजिए कि ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ए की पोजीशन 11वीं है, तो 10 बच्चे होंगे इधर, और ये 11 में ए आ जाएगा, और इधर से राइट से 10वां में बी है ना, 10वां में मतलब 9 बच्चे होंगे और 10वां ये बी होगा। अब बोल रहा है कि अगर हम इसकी जगह को एक्सचेंज कर ले, मतलब यहाँ पे बी कर दे और यहाँ पे ए कर दे, तो ए जो है सो 18वां प्लेस में है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ तक 18 लोग होंगे, तो यहाँ से यहाँ 18 होंगे, ये टोटल 9 है, तो टोटल कितने होंगे 27 हो गए। अब 27 लोग में पूछता है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, तो टोटल पर्सन 27 है अदर देन ए एंड बी, तो ए और बी को घटा दो, मतलब 2 को लोग को घटा दो, तो कितना आंसर हो जाएगा 25। सो द आंसर इज 25। होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार और ट्राई करते हैं समझने की, है ना। ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देखिए लेफ्ट और राइट, सो ए इज द 16th, मतलब इधर 15 लोग होंगे, और ठीक है, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज, एंड वी इज 18 फ्रॉम द राइट एंड, वी जो है सो 18वां नंबर पे है। चलिए यहाँ पे तो ए यहाँ पे लिख देते हैं, वी जो है सो राइट एंड से 18 में है 18th, मतलब यहाँ पे 17 लोग होंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जी इज 11th फ्रॉम ए टुवार्ड्स द राइट, अब जी की बात करते हैं, राइट से 11वां पोजीशन जो है सो है, देखिए जी इज 11th फ्रॉम ए टुवार्ड्स द राइट, ए से 11, समझिए ए के राइट से, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट दिस, ए की दाएं और 11वें और वी से तीसरे स्थान पे, तो भी से तीसरे स्थान पे, अब समझिए, तो भी यहाँ 18 पे है, 18 पे, तो भी से देखिए थर्ड फ्रॉम वी टुवार्ड्स द राइट एंड, तो ए के राइट से 11 इधर, और वी के राइट से 3, तो कहना ही राइट, वी का 18 है, तो 1 17 16 और 15, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जी जो है सो ए से 11, मतलब यहाँ से यहाँ तक 11th और यहाँ से 3rd,
तो ये 15 नंबर पे आ गया, 15th नंबर पे राइट से होगा। अब पूछ रहा है कि कितने बॉयज़ हैं इसमें, सिंपल से मतलब टोटल लोग कितने हैं। अब देखिए इसमें काउंट कीजिए, कैसे काउंट कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे काउंट करें, कैसे काउंट करेंगे, देखिए बॉयज़ की बात करें तो ये 16, 16, ठीक है ना, 16, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये 11, कितना हो गया, 27, मतलब ए से 11 पोजीशन है और टोटल ये 15 है। 15, यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ 11 है, 15 11 कितने हो गए, 26 हो गए। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 है ना। तो अगर एक इसको एक भी अगर मानेंगे और यहाँ से 14 भी करेंगे क्योंकि ये 14 प्लेस है, तो 15 अगर ऐड करते हैं तो 15 15 30 और 1 41, 41 ही था आंसर। नहीं समझ में आया, चलो फिर से देखते हैं। देखो दिस वन इज द लेफ्ट, दिस वन इज द राइट, है ना। सो कह रहा है कि ए लेफ्ट से 16 है, ठीक है ना। एक बॉय की लोग की रो है, उसमें ए जो है लेफ्ट से 16 है, तो ए का यहाँ पे 16th लिख दूँ, हम 16 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बाकी 15 लोग इधर होंगे, ये तो इतना तो समझ में आ गया, यहाँ पे ए है। अब दूसरा कह रहा है कि वी इज 18 फ्रॉम द राइट। अब दूसरा कहता है इधर से वी जो है वो 18th है, मतलब कि यहाँ पे 17 लोग हैं, मतलब 15 17 कितनी होती है, 15 17 32, तो 32 लोग से ज़्यादा तो होगा ही होगा, ये तो पता ही है। अब हम लोगों को कह रहा है कि जी एक है, तो जी कहाँ से है, जी 11th फ्रॉम ए के राइट में। तो हर चीज़ का हमने क्या देखा है कि लेफ़्ट इधर है, राइट इधर है, तो ए का लेफ़्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो ए से 11वें पोजीशन पे और बी के तीसरे पोजीशन पे, तो बी के तीसरे पोजीशन में 18वां है, तो 17 16 और 15 यहाँ पे है जी। तो यहाँ से यहाँ तक ये 11th, ए से 11th और जी से 3rd, है ना। अब पूछ रहा है टोटल लोग कितने हैं, तो अगर यहाँ पे 15th होगा, नंबर 15th होगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14 लोग तो इधर हो गए हैं, 14 लोग, या ये पूरा अगर हम मानेंगे तो पूरे कितने लोग हैं, 15 लोग तो ये हो गए हैं। इसके बाद ये आपको कितने लोग हो गए हैं, ये 15 और ये 11, तो 15 11 26 और 15, 15 11 26 और 15, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये 15 क्योंकि ए अगर हम ए जो है या तो 11 वाले में काउंट करें या तो इसमें काउंट करेंगे तो 16 और 10 करेंगे, है ना, और नहीं तो इसमें क्या करेंगे, 15 और 11 करेंगे। तो 15 11 और ये 15, तो टोटल 41 इज द आंसर। इससे अच्छे से नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि प्रिया इज द 4 रैंक बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। नीचे से आपको 31st है ना। तो अब देखते हैं क्या है, जैसे मान लीजिए तो टॉप बॉटम में आप सजा के रखिए, है ना। सो प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा, सीमा से 4 रैंक बिलो है। तो मान लीजिए सीमा है यहाँ पे, ठीक है, तो उससे एक सीमा रैंक है, ठीक है ना। तो हम ऐसे करते हैं, सीमा से 4 रैंक है, तो सीमा मान लीजिए एक्स पे किसी पे है, तो उससे 1 2 3 और 4 बिलो यहाँ पे प्रिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन भी दे रहा है कि व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द 40 स्टूडेंट की अगर क्लास होगी तो ऊपर से, है ना, दिस वन इज द टॉप एंड दिस वन इज द बॉटम, ठीक है, 40 लोग क्लास में। तो अब हमसे पूछना है कि क्या स्टेटमेंट 1 से ही ये आंसर निकल जाएगी या अलग से, या दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो हम पहले स्टेटमेंट 1 से निकाल के कोशिश करते हैं कि निकलता है कि नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रिया इज 4 रैंक बिलो द सीमा। अब सीमा का कौन से प्लेस पे, ये सब नहीं पता, बट इतना पता है। एंड प्रिया इज 4th रैंक बिलो द सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से 31st है कौन, प्रिया। तो बॉटम से 31st है, दैट्स मीन्स दिस वन इज द 31st पर्सन। तो ये 31 हो गया, तो ये 32, ये 33 और सीमा ये 34 और ये 35, मतलब सीमा 35th हो गया नीचे से। समझ में आ रहा है, नीचे से 35th हो गए। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40। अगर टोटल 40 स्टूडेंट होंगे तो कितने जाएंगे, 36 37 38 39 40। तो सीमा का पोजीशन कितना आ जाएगा बताइए, इसमें सीमा का पोजीशन पता चल जाएगा आपको।
1 2 3 4 5 6th, सीमा की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 6th हो जाएगी। मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 से हम सीमा की पोजीशन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर 40 स्टूडेंट होगी तो सीमा की टॉप से कितनी पोजीशन होगी? तो दैट्स अ 6th। तो स्टेटमेंट 1 इज एलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो गया। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 तो आंसर आपका निकल जा रहा है। समझ में आ गया? फिर से समझिए। प्रिया इज 4 रैंक बिलो द सीमा, हमने सीमा से 4 रैंक बिलो, 1 2 3 4 रैंक बिलो प्रिया का कर दिया। अब कह रहा है प्रिया 31st फ्रॉम द बॉटम, सो नीचे से 31st है, तो ये 31st अगर होगी, ये 32nd 33rd 34th 35th हो जाएगी। और बोला टोटल 40 ही लोग का ही क्लास है, इसका मतलब इसके ऊपर मात्र 5 ही लोग होंगे, तभी तो होगा। और जब हम 5 लोग देख ही लिए तो ऊपर से हमसे पूछ रहा है कि सीमा की रैंक कितनी होगी, तो 6th होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको भूल जाइए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। एना इज 2 रैंक्स एबव सीमा, इसको भूल जाइए। ठीक है ना, इसको भूलते हैं। अब इसको देखते हैं ना, सिर्फ हम लोग इसको देखेंगे। एना इज 2 रैंक्स एबव सीमा, सीमा से 2 रैंक ऊपर है। तो मान लीजिए जो सीमा की रैंक होगी उससे 2 रैंक ऊपर कर दीजिए। सीमा की जो रैंक होगी उससे 1 2, तो यहाँ पे एना हो गई। ठीक, अब आगे देखते हैं। एना इज 2 रैंक्स एबव सीमा एंड एना जो है 37th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 37th है, बॉटम से 37th है, मतलब ये 37 हैं, तो ये 36, ये तो सीमा कितनी हो गई? 35th हो गई, है ना। तो ये एक से बॉटम से नीचे से ना, तो 40 लोगों की क्लास है तो उसके ऊपर कितनी होगी? 38 39 40। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज सीमा रैंक्स फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40। 40 लोगों की क्लास, वाई मैंने 40 तक ही क्यों लिया? बिकॉज बोल रहा है कि 40 स्टूडेंट तक की क्लास है, तो सीमा की रैंक ऊपर से कितनी होगी? अगेन इट्स 6th, 1 2 3 4 5 6th। सो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से भी आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है और स्टेटमेंट 2 से भी हो सकता है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर, नहीं है। इधर स्टेटमेंट 1 एलोन और स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दिया रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट। अब आपको जो है ये 3 क्वेश्चन दी हुई है, इसको आप सॉल्व करें, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसकी आंसर आपको मिल जाएगी। अब जो डे 13 में आपने जो क्वेश्चन किए थे उसके मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपका कि द फॉलोइंग टेबल गिवन पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ ए सिटी। पता नहीं मैं क्यों देता हूँ, यू पीपल्स आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन दैट दिस क्वेश्चन, है ना। चलो, तो इसमें है कि द फॉलोइंग टेबल गिवन पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ ए सिटी फॉर 4 ईयर। 4 साल में आपको दिया हुआ है टोटल इनकम और पॉपुलेशन। ठीक है, 1992 93 94 1950, और पॉपुलेशन 20 लाख है, 21 लाख है, 22 लाख है, 23 लाख, और इनकम 10 करोड़ 1111 1225 1345। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5%, 5 या 5% से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि 5% से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, दूसरा है कि इनकम इंक्रीज बाई 10% और मोर एवरी ईयर, 10% से ज़्यादा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 10 का अगर हम लोग 10% बढ़ा देते हैं, है ना, तो 110/100 अगर करते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? 10% ये बढ़ा है, तो बिल्कुल 10 से तो बढ़ा है। अब अगर हम 1111 से करते हैं, है ना, तो ये तो 10% बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ 1992 से 1993 तो 10% बढ़ी है। बट जब हम 1111 का 10% बढ़ाते हैं, है ना, तो ये आपको आती है 11 से, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अराउंड 1026 10.2 समथिंग % आती है शायद। ठीक है, कितनी इंक्रीज की है। या आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि तो ये आती है 12,221/10, दैट मीन्स 12,221 तो 1222.1, बट यहाँ पे 1225 है। मतलब इनकम तो 10%, ओके नहीं, 10% से ज़्यादा तो इंक्रीज कर ही रही है, तो ये भी ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा सही लग रहा है, पहला दूसरा तो मैच कर गया। तीसरा देखते हैं कि 1225 से 1345, है ना,
तो जब 1225 में 10% की बढ़ोतरी करते हैं तो कितना आता है वो देखते हैं हम लोग। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1225 इंटू 11, तो ये होती है 13,475, तो ये 1347 होती है, जबकि हमारी है 1345। तो इसका मतलब ये कम है, सो लेस देन 10% हो गया। तो 10% बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, बिकॉज इस दोनों में तो 10% की बढ़ोतरी है, इसमें 10 से ज़्यादा है, बट यहाँ से यहाँ 94 से 95 में 10% से कम की बढ़ोतरी है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नाउ अगर हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% या मोर, सो 20 से 21 में करेंगे अगर, तो ये 5% की 20 से 21 में करते हैं तो ये 5% की बढ़ोतरी है बिल्कुल। तो 5% या ज़्यादा में ये आ जाता है ना, 20 में अगर आप 10% इंक्रीज करेंगे तो। लेकिन अगर 21 से 22 में करेंगे, है ना, तो 21 में अगर 10% की बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है, तो ये आपको कहीं से भी ये 22 नहीं होती है ना। तो 21 में अगर 10% की बढ़ोतरी करते हो तो क्या होगा, तो 10% की बढ़ोतरी में इसको 23.1 होनी चाहिए, बट ये है 22, मतलब कि 5% से लेस है। तो इंक्रीज बाई पॉपुलेशन ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम हो जाएगा जो टोटल इनकम है आपका, है ना, और टोटल पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज एवब 5,000, 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है ना। और दूसरा है कि पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट इन 1994, है ना। तो 1994 में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना, 1345 करोड़ डिवाइड बाई 23 लाख, तो इसकी सबसे ज़्यादा आपको 5847.82 आती है अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो। सो दिस इज हाई नॉट इन हाईएस्ट इन 1994। इसमें सबको अगर आप डिवाइड करते हो 1225/22, 1111/21, 1010/20, तो इसमें सब में 5,000 से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम आपकी आएगी। सो द आंसर शुड बी सी, ठीक है। कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि कुछ आपको पोस्ट मॉडर्न समय का कुछ ट्रेड की प्लेसेस दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है कि आपको पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा है। बाकी क्योंकि बरोज, सोपरा, ताम्रलिप्ति, अरिकमेडु, ये सब जो है सो आपको, ये सारे जो है सो कहीं ना कहीं आपको कोस्ट है ना, बट ये सारे पोर्ट्स हैं, बट इसमें से कौन सा ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो बरोज और सोपरा, बरोज भी ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं है और सोपरा भी ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं है। तो ये जितनी भी हैं, ताम्रलिप्ति, है ना, ताम्रलिप्ति और अरिकमेडु, ये जो है सो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे है, बाकी सब आपको वेस्टर्न कोस्ट में। दैट मीन्स कि इधर वाले कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट बोलेंगे, इधर वाले कोस्ट को वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे। वरोच इधर है, सोपरा इधर है, ठीक है। तो ये आपको सारी जो है ये 3 और 4 इज द आंसर होगा। बाकी आपको ये आपको एक्सप्लेनेशन में सारी दी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आई है। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल्स रूल्स या एबीसी रूल्स कहते हैं, है ना। तो ये 2001 में इसकी जो रूल्स थी उसको रिप्लेस करके 2023 लाया गया है। तो इस किस लिए लाया गया है, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द स्टरलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स थ्रू एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के तहत जो स्ट्रे डॉग्स हैं, रोड पे जो डॉग घूमते रहते हैं, उसको पॉपुलेशन को रिड्यूस करना, है ना। तो उससे क्या होगा कि तो उसको स्टेलाइजेशन करना या इम्यूनाइजेशन करना, ये आपको इसमें आता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके लिए गाइडलाइंस इसमें दी जाती है। द रूल्स क्लासीफाई स्ट्रे डॉग्स इनटू न्यू क्लास ऑफ कम्युनिटी एनिमल्स। रूल्स में स्ट्रे डॉग को एक नई कम्युनिटी मानी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग फॉर स्ट्रे डॉग्स एंड फीडिंग देम एट फिक्स्ड इंटरवल। ये जो आपको रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन RWA जो होती है, ये आपको स्ट्रे डॉग्स को खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना, फिक्स्ड इंटरवल पे, और चिल्ड्रेन और एल्डरली से दूर रखेंगे, है ना। अब इसमें जैसे ह्यूमन और स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उसमें जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए भी गाइडलाइंस है इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी कुछ अगर कुछ भी वायलेशन होती है तो लोकल अथॉरिटी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो तीनों का तीनों सही है। बाकी मैंने डिटेल आपको इसमें लिख दी है, सो यू कैन सी दैट। एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सो होंगी, है ना,
उसके हेल्प से लोकल बॉडी जो है सो इम्यूनाइजेशन करेंगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड दिस इज द कोड ऑफ द डे। द टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज मोस्ट। सबसे ज़्यादा हमें समय की ही ज़रूरत होती है ना। और सबसे बुरी तरह से हम टाइम का ही यूज करते हैं। तो दिस इज द आयरनी कि सबसे ज़्यादा हमें समय की ही ज़रूरत है और सबसे बुरी तरह से हम टाइम का ही यूज करते हैं। तो टाइम को लिमिटेड है, उसको वाइजली यूज करनी है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। दिस इज द टेलीग्राम चैनल वेर यू कैन गेट द PDF एंड दिस इज द यूट्यूब चैनल वेर यू कैन गेट द वीडियो। थैंक यू। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में जितनी भी बचे हुए क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया की हैं वो हम करेंगे, और उससे जब बच जाएंगे तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर में कर लेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।